मौजूदा दौर साइंसी दौर है जिसमें ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में साइंस अपनी तमाम तर तरक्कियात और इंकशाफात के साथ जलवागर है। देखा जाए तो हर साइंसी ईजाद के पीछे किसी साइंसदा का दिमाग कारफरमा होता है जो अपने गर्दोपेश में फैले हुए बेशुमार पेचीदगियों को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करता है और इस कोशिश के दौरान वो ऐसी अजीब व गरीब और दिलचस्प मुफीद मालूमात भी फराहम करता है जो बाद में आम लोगों को साइंस के नुकात और हक़ाइक़ समझने में मदद देती हैं। हमारे मुल्क ने भी साइंस के मैदान में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में हमारे लिए तरक्की और फलाह बहबूद की राहें हमवार की हैं। खुश आमदीद ख़वातीन के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात डॉक्टर अपर्णा जसवाल से होगी। इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ हार्ट रिदम एग्जामिनर्स ने डॉक्टर अपर्णा जसवाल को हरकत क़ल्ब बरगिरफ्त करने वाले आले जैसे पेस मेकर की दुरुस्त तनसीब के लिए मुस्तनद माहिर के ख़िताब से नवाजा। डॉक्टर अपर्णा जसवाल क़ल्ब के बरक़ियाती निज़ाम की कैफियत को नज़्म व ज़ब्त में रखने में माहिर समझी जाती हैं। सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश में MBBS की पढ़ाई के दौरान कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जब डॉक्टर अपर्णा जसवाल ने इम्तियाजी दर्जा न हासिल किया हो और पढ़ाई के आखिरी साल में बेहतरीन तालिब इल्म होने के नाते आपको पिनामेनेनी गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। जब डॉक्टर अपर्णा जसवाल दिल्ली आई और आगे मुताला जारी रखा तो उनकी इसी सलाहियत और काबिलियत के लिए उन्हें डॉक्टर HS वज़ीर गोल्ड मेडल दिया गया। हमारे हार्ट के 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर के और 2 नीचे के। हमारे हार्ट में एक नेचुरल पेस मेकर है जो कि हमारी नेचर से देन है। वो जो नेचुरल पेस मेकर है वो हमारे राइट साइड के ऊपर वाले चेम्बर में है, उसको हम बोलते हैं SA नोड। वहाँ से बिजली हमारी बनती है और ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हर गति जो हमारी है वहाँ से बनती है, फिर वो पहले ऊपर के चेम्बर में फैलती है, फिर एक स्पेशल नस के ज़रिए वो दोनों नीचे के चेम्बर में फैलती है, फिर वो एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम के द्वारा पूरे हार्ट में फैलता है। अब जो हमारी हार्ट की गति है वो ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी पल्स बनाने के लिए और हमारी पल्स नॉर्मल 1 मिनट में 60 से 100 बार बीट करता है। अगर हम सोते हैं तो हमारी पल्स धीमी हो जाती है, अगर हम भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, हमारी हार्ट की गति 100 से ऊपर हो जाती है। तो इसको हम नॉर्मल हमारा हार्ट रेट बोलते हैं। अगर वो कम हो जाए, एबनॉर्मली कम हो जाए तो भी हमें दिक्कत आती है। अगर एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाए तब भी इंसान को दिक्कत आती है। तब हमारा रोल एज एन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बीच में आता है। इंसानी दिल में अगर बरक़ी रौ में अगर कोई रुकावट पैदा होती है तो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करके आप उसे फिर से बहाल करती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारी बाईवेंट्रिकुलर पेसिंग की तकनीक है, बाईवेंट्रिकुलर पेसिंग जिसमें कि हम हार्ट के अंदर जाकर और एक स्पेशल वेन के अंदर जाते हैं जो कि हमें दिखती भी नहीं है। एक तो होता है कि हमें रास्ता दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है और हम उसके अंदर घुस रहे हैं। दूसरा है बिना देखे हम एक लीड डालते हैं फ्लोरोस्कोपी के अंडर
और उसको अचीव करते हैं और पेशेंट्स को हम लंबी लाइफ देते हैं विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको हम कहते हैं बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर्स। और दूसरा है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर्स। आप देखते होंगे पिक्चरों में कई बार या इमरजेंसी रूम में आप जाते हैं तो वहाँ पर एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स पड़े होते हैं जो कि बड़े से डब्बे होते हैं और पेशेंट की चेस्ट वॉल पर 2 पैचेस लगा करके हम शॉक देते हैं। उसी का आप देखिए इस प्रकार इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, इसका साइज देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि ह्यूमन माइंड क्या अचीव कर पाता है। इतना सा डब्बा बनाया गया और ये हमारी हर हार्ट की गति को रिकॉर्ड करते हुए और फिर ये इंटरनली एक शॉक देता है। और ये हमारी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने का एक ही साधन है जिनको एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। क्या ऐसा होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ दिल के बरक़ी रौ में उतार चढ़ाव हो? हार्ट की कंडक्शन सिस्टम है, जो स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम है, वो भी एज के साथ साथ बूढ़ी हो जाती है। उसकी बूढ़ी होने के कारण हमारी हार्ट की गति स्लो हो जाती है। उसको हम बोलते हैं एवी ब्लॉक बोलते हैं, सिक साइनस सिंड्रोम बोलते हैं। और वो जो प्रॉब्लम है कंडक्शन सिस्टम में कहीं भी आ सकती है, सिर्फ वो एक पेसमेकर में ना आकर के जो स्पेशलाइज्ड सिस्टम में कई लेवल्स हैं उसमें जहाँ कर की ये प्रॉब्लम उठ सकती है। तब तो हार्ट की गति हमारी स्लो हो जाती है और हार्ट की गति स्लो होने से इंसान को ब्लड सप्लाई पूरे ऑर्गन्स को कम जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेन होता है। जब ब्रेन को खून कम मिलता है तो इंसान जगा नहीं रह सकता, वो गिर जाता है। उसको हम बोलते हैं सिंकपी। अगर बेहोशी हो जाती है तो वो हार्ट की गति कम होने से है। अगर अब हार्ट की गति हमारी तेज़ हो जाती है, तेज़ होने के कई कारण हैं। हार्ट में एक्स्ट्रा सर्किट होना या हार्ट की पंपिंग खराब हो जाना, उसके बाद वो तो काफ़ी खराब होती है वो वाली सिचुएशन। इट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वो जानलेवा भी हो सकती है। अब उस सिचुएशन में क्या होता है, जो हार्ट का पंपिंग 100 बार मैक्सिमम होना चाहिए, अगर वो 180 हो जाएगा तो भी पंपिंग इनइफेक्चुअल हो जाएगी। अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई गोइंग टू द ब्रेन विल डिक्रीज, फिर बेहोशी आ जाएगी, इंसान फिर बेहोश हो जाएगा। तो ऐसे हालात को आप कैसे संभालती हैं? अब इस सिचुएशन में एक ही आंसर है और वो आंसर है पेसमेकर का। हार्ट का जो नेचुरल पेसमेकर है वो है SA नोड, लेकिन क्योंकि वो खराब हो गया या AV नोड खराब हो गया, अब आती है रोल ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर्स। और 2 प्रकार के होते हैं पेसमेकर्स, 1 तार वाला और 2 तार वाला। इसमें हम SA नोड या AV नोड को बिल्कुल नहीं छेड़ते, लेकिन हम तार के जरिए हार्ट के अंदर जाकर और उस तार को इस पेसमेकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और जो पेसमेकर प्लेस्ड होता है हमारा लेफ्ट कॉलर बोन के नीचे, उस पेसमेकर के साथ कनेक्ट करने पर ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है हार्ट की गति बनाता है। और हम इसको रेगुलेट कर लेते हैं कि हम कितना चाहते हैं एक स्पेसिफिक मरीज में। अगर एक यंग बच्चा है हम चाहते हैं कि इसकी हार्ट की गति तेज रहे। अगर एक ओल्डर पर्सन है तो हम चाहते हैं थोड़ा स्लो हो, और अगर काफ़ी ओल्ड है तो हम चाहते हैं कि और स्लो हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हार्ट की डिमांड फॉर द हार्ट रेट डिक्रीजेस। तो उसी प्रकार हम उसको एक्सटर्नली मॉड्यूलेट कर लेते हैं पेसमेकर को विद स्पेसिफिक प्रोग्रामर्स, जो कि एक्सटर्नली उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं पेसमेकर को। सो दिस इज व्हाट वी डू। तुम्हारे दम से परोसा है शम्मे इल्मो हुनर, शम्मे इल्मो हुनर। तुम्हारे दम से परोसा है शम्मे इल्मो हुनर। ये पेसमेकर कहलाता है और ये सिंगल चेम्बर या 2 चेम्बर का पेसमेकर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो 1 चेम्बर को पेस कर रहा है या 2 चेम्बर को पेस कर रहा है। अब ये देखिए ये वाला जो पेसमेकर है इसमें हम इस प्रकार तार को अटैच करते हैं। ये हमारा ऊपर वाली चेम्बर की तार है और ये हमने यहाँ पर डाल दी। और ये देखिए ये वाली जो तार जा रही है ये हमारे हार्ट के ऊपर वाले खाने को पेस करेगी। और जो ये हमारी दूसरी तार है उसके लिए भी यहाँ जगह बनी हुई है, उसको हम डालते हैं अंदर इस प्रकार, और ये हमारे नीचे वाले खाने को पेस करेगी। तो इसको हम बोलते हैं डुअल चेम्बर पेसमेकर। इट हैज़ टू टच द मसल, और ये मसल को टच कर रही होती है। अगर हम बिल्कुल तनाव रखेंगे उसमें ऐसे तो कभी भी खिंच जाएगी,
इसलिए हम उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूप दे करके आराम से रखते हैं ताकि वो मसल के साथ जुड़ी रहे. दैट इज द ओनली वे. दैट इज व्हाई एक्स्ट्रा इज ऑलवेज बेटर देन लेस. अगर हम दौड़ते हैं या तेज चलते हैं तो हमारी धड़कन बढ़ती घटती रहती है. तो इंसानी दिल इस शदीद तब्दीली का किस तरह मुतहम्मिल होता है? इसमें ऐसा होता है कि जो पेसमेकर है उसको हम इस प्रकार प्रोग्राम करते हैं. जब हम सोते हैं उसमें एनर्जी कम नहीं होती है लेकिन हार्ट की गति कम कर देता है. जब हम जगते हैं हमें चाहिए होती है 70 बीट्स पर मिनट, 80 बीट्स पर मिनट. अगर हम तेज़ चलते हैं तो 100 बीट्स पर मिनट. लेकिन जब हम सोते हैं एक नॉर्मल इंसान की भी हार्ट की गति कम हो जाती है 50 बीट्स पर मिनट. तो पेसमेकर में हम इस प्रकार प्रोग्रामिंग करते हैं कि जब इंसान सो जाए तो उसको मालूम पड़ जाता है और वो गति कम कर देता है, और जब हम जग जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो अपने आप हमारी गति बढ़ा देता है. तो इनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल पेसमेकर्स. दे वर्क एज इफ योर नेचुरल पेसमेकर इज वर्किंग. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ पेसमेकर. क्या पेसमेकर की बैटरी आम दस्तयाब बैटरियों से मुख्तलिफ होती है? जो हमारी पेसमेकर की बैटरी है वो लिथियम आयोडीन से बनी हुई है. उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, लिथियम एंड आयोडाइड. एंड व्हेन वी इम्प्लांट इट ओवर द इयर्स वो एक सोल्यूशन बनता है लिथियम आयोडीन का, और वो धीरे 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 वो बनता हो थिकन होता रहता है. और वो थिक होता 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 बैटरी की जो इम्पीडेंस है, जो रेजिस्टेंस है, वो बढ़ती जाती है. तो लिथियम आयोडीन जो है वो बहुत लंबी देर तक 10 साल तक चलता है. और जो हमारा ICD है उसकी बैटरी है लिथियम सिल्वर वेनेडियम ऑक्साइड की. वो ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड है बट इट इज़ मोर, द ICD is far more bulkier when compared to a pacemaker. So in a pacemaker we use lithium iodine batteries, but in ICDs we use lithium silver vanadium oxide batteries. That is the difference between them, and they last much longer than our typical battery cells. यानी पेसमेकर को बार बार बदलना पड़ता होगा जिसमें मुश्किल होती होगी. हम पेसमेकर लगाते हैं, हमें सबसे ज़्यादा कष्ट लगता है और शायद मरीज़ को भी ये कष्ट लगता है कि पेसमेकर की जो बैटरी है 9 से 10 साल होती है. तो जब भी वो लगवाता है हर एक इंसान के मन में ये सवाल उठता है कि क्या 9 से 10 साल बाद मुझे इसको बदलवाना होगा, क्योंकि एक प्रोसीजर है. किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि उसको फिर दोबारा काटा जाए. लेकिन प्रेजेंटली जो साइंस है उसमें यही हमारे पास एक आंसर है कि हमें हल्का सा, एक प्रोसीजर तो बहुत छोटा होता है लेकिन फिर भी पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है. एक छोटा सा इंसिशन देकर वहीं पर कॉलर बोन के पास पेसमेकर के ऊपर हमें नया पेसमेकर लगाना पड़ता है. अब साइंस बहुत तेज़ी से काम कर रही है किस प्रकार ये पेसमेकर्स को हम बाहरी से ही बैटरी को चार्ज कर पाएँ. उसी प्रकार आई एम श्योर आने वाले ज़माने में ऐसा भी होगा कि बिल्कुल छोटा नैनो कुछ निकल आएगा जिससे कि हार्ट की गति मेंटेन की जाएगी. अगर आप पिछले 10 साल जाओ या 20 साल जाएं तो आप देखोगे कि तब के पेसमेकर्स कितने बल्कि हुआ करते थे और अब के पेसमेकर्स कितने छोटे हो गए हैं. तो उसी प्रकार जिस प्रकार साइंस आगे बढ़ रही है आई एम श्योर ये भी कुछ ना कुछ निकल आएगा. पेसमेकर एक ऐसा आला है जो हरकत क़ल्ब को काबू में रखने के लिए अपनी रेडियाई क़ुव्वत का इस्तेमाल करता है. यह आला अपनी कसरत हरकत से क़ल्ब की हरकतों में एतदाल लाता है. यही वजह है कि पेसमेकर लगाए जाने के बाद दिल के मरीज को फौरी मगर वक्ती राहत मिल जाती है. रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का मतलब ये होता है कि हम एब्लेशन करते हैं, मायने में कि हम उस टिश्यू को हटा देते हैं जो कि हमारी एबनॉर्मल गति बना रहा है. इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट की बहुत ही हाई वेवलेंथ पर, रेडियो फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ पर हम एनर्जी देते हैं और उस करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके बहुत हाई टेम्परेचर्स पे हीट एनर्जी को डिलीवर किया जाता है और उस टिश्यू को जला दिया जाता है. इसी कारण से इसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, क्योंकि वेवलेंथ रेडियो फ्रीक्वेंसी की है और एब्लेशन इसलिए क्योंकि हम उस टिश्यू को हटा देते हैं. एब्लेशन का मतलब हटा देना. सो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन. जबकि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का शोबा इतना अहम है
तो फिर इस शोबा इल्म को इतनी अहमियत क्यों नहीं हासिल है जितना कि मेडिकल साइंसेज में दूसरे शोबों को है? पूरे भारत देश में हमारे पास लगभग 100 से 150 मैक्सिमम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट रहेंगे। आप सोचिए भारत की कितनी संख्या पॉपुलेशन में है और इतने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, कितना काम है जो कि टैप किया जा सकता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बनकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सबको याद रखना चाहिए और अच्छा रहेगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रैक्टिस करें। But let me assure you, in times to come, in the next decade, the numbers are going to rise exponentially because a lot of us are being trained to be just doing electrophysiology. दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, दिखाई तुमने नई मंजिलों की राह गुज़र, खुशामदीद ख़वातीन। आपके इब्तदाई दिन कैसे थे? देखिए, जब मैंने शुरुआत करी मैं अर्न नहीं कर रही थी और मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे और मेरे हस्बैंड केवल ही वॉज द सोल अर्निंग मेंबर। मेरी मदर इन लॉ रिटायर कर गई थी और 15 साल पहले एयरफोर्स की सैलरीज कोई इतनी ल्यूक्रेटिव नहीं थी एंड वी वर रनिंग। हमारे पास 2 एस्टैब्लिशमेंट्स थे, एक जहाँ पर मेरी हस्बैंड की पोस्टिंग थी, दूसरा हमारा ये घर, प्लस मेरी मदर इन लॉ की पेंशन आती थी। एंड मैंने कई सालों तक ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स अपनी पढ़ाई की, आपको मालूम है कि कमाई की बहुत कमी होती है, बट अपने सारे अरमानों को पीछे रखते हुए यही सोचकर पढ़ाई करी कि एक दिन ज़िंदगी में बड़ा बनेंगे और जब बड़ा बनेंगे तो पैसा उसके साथ ही आएगा। और वो सच्चा हुआ। वो ख्वाब जो है आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे हस्बैंड की भी प्रैक्टिस अच्छी है, मेरी भी अपनी क्वालिफिकेशन के कारण मैं भी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे 10 साल से काम कर रही हूँ। तो फाइनेंशियली हम लोग साउंड है, बट इट हैज़ नॉट बीन, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन जगे और सारा पैसा हमारे पास आ गया या सब कुछ हमारे पास हो गया। कई सालों की मेहनत इसमें गई है यहाँ तक पहुँचने के लिए। कौन सा वो मौका था जब आप बहुत खुश हुई थी? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है तो साल 2003 में, क्योंकि 2003 में मैंने अपनी कार्डियोलॉजी पास करी। मैंने करा है डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड इन कार्डियोलॉजी। उसकी पास परसेंटेज बहुत ही कम होती है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था हम लोग 48 कैंडिडेट्स थे थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से कि 5 लोग पास हुए थे। उसके बाद जब हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ तो हम लोग 10 लोग थे, क्योंकि बैकलॉग भी होता है। 5 नए थे और 5 पुराने थे। उसमें से केवल हम लोग 2 थे जो कि पास हो पाए। और फिर मुझे मालूम पड़ा कि मुझे DNB में कार्डियोलॉजी में गोल्ड मेडल मिला है। जिस एग्ज़ाम को पास करना इतना कठिन हो, उसमें गोल्ड मेडल ले आना, सही में बहुत मेहनत करी थी मैंने, जिसका कि मुझे इनाम मिला। 2003 का एक ऐसा साल है जो मुझे कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि कंप्यूटर की आमद से नौजवान नस्लों में इल्म हासिल करने की तरफ रुझान कम हुआ है। तो ऐसे हालात में आपकी नज़र में इल्म हासिल करना कितना अहम है? जो हमें हेल्प करते हैं हमारे काम में और जो मेरे जूनियर कोलीग्स हैं, मैं उनको सबको यही कहती हूँ, और जो डॉक्टर्स नहीं भी हैं मैं उनको एक ही सीख देती हूँ कि आप और पढ़ो और अपने को एकेडमिकली साउंड करो, बिकॉज इवेंचुअली आपकी डिग्रीज ही काउंट करेंगी। और यही टाइम है अपने आप को अग्रेसिवली पढ़ाई कर जिस प्रकार मैं सोचती हूँ जो हमारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट्स होते हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि तुम MBA क्यों नहीं करते हो और क्यों नहीं पढ़ते हो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, अभी काम भी करो और भी कोर्सेज करो। मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चा अपनी पेरेंट्स की बात माने, सही रास्ता अपनाए, वो ज़िंदगी में सफलता ज़रूर प्राप्त करेगा। बच्चों में साइंसी मिजाज कैसे पैदा किया जा सकता है? आई थिंक बच्चों को जो साइंस में इंटरेस्ट डेवलप करना है वो स्वयं करना है। और अगर साइंस सिंपल रखी जाएगी, जो टीचर उसको पढ़ाता है सिंपल मायने में अगर पढ़ाए उसको, फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, आई थिंक एक इंटरेस्ट डेवलप होगा बच्चों में। क्योंकि मैंने साइंस सब्जेक्ट्स लिए, मैं समझती हूँ कि इकोनॉमिक्स और कॉमर्स करना कितना कठिन है, लेकिन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले बच्चे प्रॉब्ली इसी प्रकार समझते हैं कि भाई साइंस लेना कितना कठिन है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं और उनको स्वयं अपने हाथों से देखा जाए तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। तो बोलते अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, एक पेसमेकर, बैटरी क्या, अगर आप नॉर्मल बैटरी ले, सेल बनाएं, अपने आप बनाएं सेल सोल्यूशन,
क्लास 8वीं में बताया जाता है कि सेल किस प्रकार काम करता है। वो सोल्यूशन लो, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लो, 2 प्लेट्स लगाओ, करंट बनाओ, तो आई थिंक एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। सिर्फ किताब में से पढ़ने से फिजिक्स और केमिस्ट्री कभी भी इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाएगी। आप एक साइंसदान के अलावा एक घरेलू खातून भी हैं, तो क्या आप अपनी तहकीकी कारगुजारियों से मुतमईन हैं? मेरे महिला होने से मुझे कहीं मुश्किल नहीं आती है इन द सेंस प्रोफेशनली, लेकिन यस, जब मेरा काम ख़त्म होता है मैं सिर्फ एक चीज़ सोच पाती हूँ कि घर मुझे भागना है। और जैसी रात होने लगती है तो मुझे बेचैनी होती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। जबकि जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं, लंबे दिन का काम करके वो अपने दोस्त यार इकट्ठे होकर कहते हैं कि चलो कहीं चलते हैं घूमने, स्ट्रेस को कम करने के लिए। लेकिन मेरा एक ही होता है, मेरा स्ट्रेस कम करने का साधन है घर आना और मेरी बेटी के साथ रहना, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। मेल्स के लिए बहुत आसान है रिस्पॉन्सिबिलिटी को शर्क ऑफ कर देना। तुम्हारे नक्शे कदम से मिलेगा आज़्म सफर, तुम्हारे नक्शे कदम से मिलेगा आज़्म सफर, खुशामदीद ख़वातीन। आपके तालिब इल्मी का ज़माना कैसा था? मैंने बहुत सिंसियरली पढ़ाई करी थी। मैं समझती हूँ शायद मैं पढ़ाई तो जब से मैंने अपनी MBBS स्टार्ट करी थी मैंने बहुत मेहनत करी है ऑल दोज ईयर्स थ्रू। लेकिन जब मेरा कार्डियोलॉजी का एग्ज़ाम था, मेरी बेटी हो चुकी थी पैदा, और मेरी बेटी जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी बेटी लगभग 7-8 साल की थी। मुझे लगता था कि मैं फिर से नहीं पढ़ पाऊँगी इतना, क्योंकि बच्चे को भी अटेंशन चाहिए। और मैंने इतनी पढ़ाई करी बिकॉज आई न्यू कि मुझे फिर से चांस नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। इतनी पढ़ाई करी थी, सो इट वॉज़ रियली टफ पासिंग इट, प्रिपेयरिंग, और इतनी सिंसियरली मैंने पढ़ाई करी इस एग्ज़ाम के लिए कि मैं ही जानती हूँ। शायद ही मैंने एक भी मिनट वेस्ट किया हो अपने दिन में से लास्ट 6 से 8 महीने। मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। मेरे हस्बैंड वो प्रॉब्ली मेरे एस्पायरिंग फोर्स रहे हैं, और आई डोंट नो क्या वो पहले से देख पा रहे थे कि मैं ज़िंदगी में काफ़ी कुछ कर पाऊँगी। इस कारण से जब हमारी शादी हुई उसके बाद से ही वो मुझे धक्का देने लग गए थे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत उन्होंने हार्श और कठिन शब्द मेरे लिए यूज़ करे थे जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी शुरुआत के दिनों में, जो कि मुझे बहुत गुस्सा लगता था कि भाई ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी पढ़ाई है। बट वो कहते थे कि जब तुम्हें MBBS में गोल्ड मेडल मिला है तो तुम अच्छे से पढ़ाई कर आगे क्यों नहीं बढ़ती हो। क्योंकि मेरी बिटिया हो चुकी थी तो मुझे कठिन लगता था। लेकिन मैंने अपनी MD ख़त्म करी, उसके बाद भी वो बहुत कठोर शब्द यूज़ करते थे मेरे साथ। लेकिन आज मैं उनको थैंकफुल हूँ, जिस प्रकार मैं अपने पेरेंट्स को थैंकफुल हूँ, अपनी मदर को थैंकफुल हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चा अपनी पेरेंट्स की बात माने, सही रास्ता अपनाए, वो ज़िंदगी में सफलता ज़रूर प्राप्त करेगा। ज़्यादा पेन है तो फोटो वसंत कौन चले जाओ 1 मिनट। हेलो, या हाँ गेड़ा, क्या हाल है? शो योरसेल्फ टू द सर्जन। क्या आप कभी ऐसे हालात से दो चार हुई जब आपके हौसले पस्त होने लगे? मैंने कभी भी अपने हाथ हवा में नहीं उठाए कि अभी मेरे से काम नहीं हो पाएगा। जिंदगी में इंसान हर वो काम कर सकता है जो उसको लगता है वो कर सकता है, बिकॉज ट्रूली नथिंग इज इम्पॉसिबल। और हमें हर कोशिश करनी चाहिए उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि भगवान हम सबको इक्वल अमाउंट ऑफ ब्रेन देता है। वो ये है कि हम कितना उसको कष्ट में और एक्सरसाइज करना चाहें, और हम उसको प्राप्त कर सकते हैं जो भी हम करना चाहें। मैं ये सोचती हूँ अब मैंने अपना मेडिसिन में कर लिया, अब मेरा मन चाहता है कि जिन फील्ड्स में मैं कमज़ोर हूँ उनको कैप्चर करने की कोशिश करूँ। तो ये सच्ची बात है कि कभी अपने हाथ ऊपर ना उठाएं। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बना दिया जाए तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगी? अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्टर बनती हूँ तो मैं यही चाहूँगी कि मेडिकल साइंस हर विलेज में, इंडिया के हर कोने में उपलब्ध हो। आई एम नॉट टॉकिंग शहरों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ विलेजेस के बारे में, स्मॉल टाउन्स के बारे में। जो मेडिकल सर्विसेज अभी कॉमन मैन को अवेलेबल है वो बहुत कम है। अगर उन्हीं को हम बढ़ा पाएँ वो सबसे बेहतरीन आइडिया होगा, रादर दैन हम बड़े अस्पतालों को और बड़ा करें, बड़े अस्पतालों में और मशीनें लगाएं। सही मायने में छोटी एरियाज़ में जाकर आम इंसान अपनी ट्रीटमेंट कर पाए, अच्छे मायने से ट्रीटमेंट कर पाए। दैट शुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल। क्या आपके पास ऐसे मरीज भी आते हैं जिनसे आप आजिज आ जाती हैं? ऐसा कोई भी मरीज मेरी यादगार में नहीं है जिसको मैं चाहूँ कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। हम कई पेशेंट से मिलते हैं
और हमें ये एक अपनी पर्सनालिटी इस प्रकार बनानी पड़ती है कि हम हर पेशेंट को टैकल कर पाएँ, और हर मरीज़ हमारे लिए बहुत स्पेशल है, और हर मरीज़ को हमें करना पड़ता है इसी प्रकार एज इफ ही इज़ आवर बेस्ट पेशेंट। तो ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि गेट रिड ऑफ। इतना पढ़ने के बाद अब मैं सोचती हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं अपना पेशेंट केयर में कॉन्सेंट्रेट करूँ, अपने पेशेंट्स के ऊपर ध्यान दूँ। साथ ही साथ जो मेडिकल कम्युनिटी के लोग हैं, बी इट टेक्निकल स्टाफ, बी इट डॉक्टर्स, बी इट माई जूनियर डॉक्टर्स, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनके साथ जितनी अपनी इन्फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट कर सकूं, उनके साथ शेयर कर सकूं और उनसे सीखती रहूं। यही मैंने अपना विचार बनाया है। तुम्हारा शौक है तजस्सुस है काबिल तहसीन, खुशा में तो अंडा खाना चाहिए, अंडा तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन अंडा आप खाते नहीं हो तो आपके लिए हम फ्राइज बना देंगे। स्कूल में 9th स्टैंडर्ड से मैंने बहुत पढ़ाई करी। 9th स्टैंडर्ड से पहले मैं बहुत ख़राब थी पढ़ाई में, क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं करती थी, लेकिन 9th स्टैंडर्ड के बाद मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी। मतलब ऐसा बस मन में जुट गया कि अब तो बिल्कुल कर दिखाना है। तो 9th के बाद मैंने एक्सेल करा। 10th में मेरे को आई वॉज टॉप 1% ऑफ द कंट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज। अपने मुंह से मेरी डॉटर तो कहती है अपने मुंह यूँ मिठा बन रहे हो। मैं सब कुछ खा लेती हूँ मैं सब कुछ खा लेती हूँ। आई एम वेरी ईजी, आई डोंट ट्रबल फॉर फूड। बट हाँ, फ़िश मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड बनाते हैं फ्राइड फिश। तभी ना फ़ोन देखो। इनका जॉब मेरे जॉब से थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, तो बैलेंस इस तरह से करते हैं कि जैसे घर का टाइम हमने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि जब ये आ रही होती हैं शाम के वक्त, तो मेरा क्लिनिक का जो टाइम है वो शुरू हो रहा होता है। तो बैलेंसिंग इस तरह से हो जाती है कि दिन में मैं संभाल लेता हूँ अपनी बिटिया को और घर की जो चीज़ें हैं। शाम का वक्त जो मैं नहीं होता हूँ क्लिनिक पे, जब मैं शाम को क्लिनिक पे होता हूँ तो ये आ जाती हैं, तो ये संभाल लेती हैं। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट और बैलेंसिंग जो है घर की हो जाती है। और सबसे बड़ा रोल इसमें हेल्प हमें जो करने के लिए इस पूरी जो प्रक्रिया है, जो भी टाइम मैनेजमेंट की, सबसे बड़ा हाथ है मेरी मदर का। मैं इनकी शादी हुई तो मेरी रिटायरमेंट हो गई थी तभी, मतलब 2 साल के बाद। आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन बैंक, और क्योंकि मैं सिंगल थी, मेरे हस्बैंड तो एक्सपायर हो गए थे बहुत पुराने 1982 में। उसके बाद ये मेरे पास थे, और जो कुछ टेंशन, जो कुछ मैं कर सकी तो मैंने इनका होल हार्टेडली किया। मैं वर्किंग थी और मैंने 2 बच्चों को, इनको दोनों को पाला इनके पापा की डेथ के बाद। मुझे मालूम है कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं नौकरी के अंदर बच्चों की देखभाल करना, उनको परवरिश देना, उनके खाने का ध्यान करना, उनकी लुक आफ्टर करना। ये डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की हैं, और उन डिफ़िकल्टीज़ को मैं रियलाइज़ करती हूँ कि वर्किंग वूमेन के साथ क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो मैं नहीं सोचती कि कभी अपर्णा को ये चीज़ों की डिफ़िकल्टी कभी महसूस हुई होगी।